Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. तो थियरी का छोटा सा हिस्सा समझने के बाद हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है। उसका इंटरप्रिटेशन है वो हम यहीं पे ऑब्जर्व कर लेंगे, ज़्यादा कुछ उसमें टेंशन करने वाला है नहीं, ठीक है। और वो थियरी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है तो पूछते भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे अभी बुक के अंदर ही। तो सम नंबर 45 से लेके ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, आज हमारा चैप्टर जो है उसका हैप्पी एंडिंग होने वाला है। 45 से लेके 54 तक का पार्ट है, जिसमें बेसिक जो फॉर्मूला है बच्चों उसका इस्तेमाल करना है हमें। सबसे पहले जो सम नंबर हमें दिया गया है 45, उसमें हम जाएंगे। 45 नंबर का सम है, उसमें आप देख सकते हो प्राइस ऑफ राइस वॉज ₹4 पर kg, ठीक है। एंड उसके साथ उसकी डिमांड दी गई है, यानी 4 रुपये प्राइस है तो डिमांड 1400 kg है। एंड एज वी नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। डिमांड लॉ भी हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। तो वही हिस्सा हमें यूज करना होता है। और बाद में बोला है कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड जो है वो 1800 kg हो जाती है, ठीक है। बुक के अंदर जो फॉर्मूला दिए बेटा बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसमें थोड़ा गड़बड़ है, वो मैं आपको जरूर नोट करवाऊंगा, ठीक है। हम जो सम करने वाले हैं वो है सम नंबर 45, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड पार्ट है। अब उसकी फॉर्मूला पेज नंबर 59, अगर आप बुक में देखते हो तो पेज नंबर जो है हमारा वो 59 पे दिया गया है वो हिस्सा। फॉर्मूला थोड़ी गड़बड़ वाली है, हम याद रखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इकोनॉमिक्स में खाली ई कहते थे, मगर अब यहाँ पे हम ईटा कहते हैं, पूछ लंबी हो तो ईटा कहा जाता है। फॉर्मूला अगर आप देखते हो बुक के अंदर तो वहाँ पे रिजल्ट नंबर 3 दिया गया है, उसमें माइनस प्रिंट नहीं हुआ है। और एज वेल एज अगर देखते हो तो अब कहूँ क्या, सीधा ही फॉर्मूला माइनस बताने वाला हूँ। माइनस करेंगे हम यहाँ पे, पहला हिस्सा ओके है प्राइस वाला, यहाँ पे होना चाहिए x1 माइनस x0 अपॉन x1 प्लस x0। तो आपको दो करेक्शन करने हैं, रिजल्ट नंबर 359 पे यहाँ पे माइनस करना है, नीचे कर देना है आपको प्लस। अब ज़्यादा कष्टदायक सम नहीं है, 45 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला सम है और 46 जो है वो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला सम है। और उसके इंटरप्रिटेशन को भी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्राइस वॉज 5, यानी व्हेन P0 वॉज आई थिंक ₹4, देन x0 डिमांड जो थी वो 1400 kg थी। एंड जब P1 बन गया 3.2, देन x1 बन गया 1800 kgs, ठीक है। तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यस 3.20 था तो उसका 1800 हो गया है, तो वैल्यू रख देते हैं। माइनस ध्यान रखना है, P1 यानी 3.2 प्लस 4, नीचे होगा 3.2 माइनस 4, x1 यानी 1800 माइनस 1400, एंड नीचे वैसा ही होगा 1800 प्लस 1400। सो अल्टीमेटली दिस इज 7.2, दिस इज माइनस 0.8। आंसर हमेशा प्लस ही आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो या सप्लाई। तो दिस इज 400 एंड दिस शुड बी 3200। तो इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कैलकुलेटर में, ठीक है। सो 7.2 अपॉन सीधा ही कर दें 0.8, जो आंसर आए इंटू 400 करना है सीधा, डिवाइडेड बाय 3200, ठीक है। तो आंसर हमें मिल रहा है 1.125। अब वैसे यहाँ पे उन्होंने पूछा नहीं है इंटरप्रिट इट, मगर अगर इंटरप्रिटेशन पूछा जाए बच्चों तो आपको याद रखना है, ठीक है। चेक कर लेते हैं इंटरप्रेट पूछा है नहीं पूछा। तो पेज नंबर 62 पे, ठीक है। अब ये हिस्सा मैंने थियरी में ऐड नहीं किया है आगे, क्योंकि नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है और इसे हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा अगर पूछेंगे तो। पहला देख सकते हो पेज नंबर 62 निकालिए, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी ई ग्रेटर देन 1 हो तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। यानी जब ग्रेटर देन 1 हो तो डिमांड जो है उसमें छोटा सा अगर प्राइस में चेंज किया जाए तो लार्ज प्रोपोर्शनेट चेंज आपको ऑब्जर्व करने मिलता है नेचुरली प्राइस से रिलेटेड डिमांड में। लेस देन 1 हो तो प्राइस ज़्यादा चेंज करते हैं, तो नॉर्मल एकदम नॉमिनल चेंज देखा जाता है, स्मॉल प्रोपोर्शनेट। अगर एग्जैक्टली 1 हो तो इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होता है। और 4 नंबर में R=0 है तो कोई चेंज नहीं होता, प्राइस बढ़ाओ घटाओ। और ये जो है वो नेचुरली
बहुत कम देखा जाता है। ऐसी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे होता है, अंदर एग्जांपल दिया सॉल्ट है, मैच बॉक्स, पोस्ट कार्ड है, उसकी प्राइस बढ़ाए तो भी डिमांड सॉल्ट की तो कम होगी नहीं, ठीक है। एंड लास्ट में बताया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये जो है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि थोड़ा सा प्राइस चेंज करो तो डिमांड जीरो हो जाए, या थोड़ी सी प्राइस घटाओ तो डिमांड एकदम 100% बढ़ जाए। यानी ये 5 केसेस है। सेम यही हिस्सा आपको देखने मिलेगा रिलेटिवली, पूरा पार्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आएगा, वहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम कहते हैं, हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ मैं, हियर ईटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, यानी 1.125 ग्रेटर देन 1। सो खाली आपको लिखना है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इंटरप्रिटेशन खाली इतना होता है, ठीक है। फॉर्मूला में फर्क क्या है सप्लाई एंड डिमांड में? सप्लाई में यहाँ पे माइनस का खाली प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्राइस एंड सप्लाई में पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाता है। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा छोटा सा सम। अब इसके साथ 46 नंबर भी हम देख ही लेंगे, ठीक है, वैसा ही पार्ट है मगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला सम है। तो इसके अंदर हमें दिया गया है प्राइस ऑफ शुगर वॉज 3, जिसे हम P0 कहेंगे, देन इट सप्लाई वॉज X0 यानी 2000 kgs एंड प्राइस बिकम्स 2.40, देन X1 सप्लाई बिकम्स 1800, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया है आपको फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, ठीक है। मीनिंग यानी इंटरप्रेट करने का इसमें पूछा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है, उसमें खाली फॉर्मूला में फर्क यही रहेगा, माइनस चला जाएगा, बाकी फॉर्मूला पूरी वही रहती है, P बन जाता है। अब प्राइस तो वही रहता है, X जो यहाँ पे डिमांड था वो सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं। सो 2.4 प्लस 3, 2.4 माइनस 3, आंसर अगेन माइनस ही आना चाहिए। नीचे होगा 1800 प्लस 2000, ठीक है। सो दिस इज 5.4, नीचे माइनस 0.6, ऊपर होगा माइनस 200 एंड नीचे होगा 3800, ठीक है। तो वैसे एक एक सम ही दिया गया है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का इस टाइप का, और ये वैसे कम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। सीधा डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है हमें 200 अपॉन 3800, सो 0.47 मिल रहा है हमें आंसर, ठीक है। एंड यहीं पे हम वैसे तो लिख सकते हैं लेस देन 1, मगर फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। हियर एप्सिलॉन इज 0.47 विच इज लेस देन 1। सो यहाँ पे हमने लिखा है रिलेटिवली इलास्टिक, लेस देन 1 है तो हमें लिखना चाहिए रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब डिमांड नहीं लिखना है, सप्लाई, यानी जैसे कि हमने कहा था कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज करते हो तो इलास्टिक डिमांड में डिमांड एकदम से बढ़ती है, और इसके अंदर हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक में प्रपोर्शन जो है प्राइस कितनी भी बढ़ाओ, चेंज जो है वो थोड़ा सा ही होता है सप्लाई में, ठीक है। तो पहले 2 बेसिक एग्जाम्पल हो चुके हैं, हमने 2 फॉर्मूला ऑब्जर्व की थी। पहली फॉर्मूला जब प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई का डेटा दिया जाए तब। अब जो दूसरी फॉर्मूला है उसमें हम सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे, और फिर 1-2 एग्जाम्पल सप्लाई के हैं वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा ये, एक लास्ट में एग्जाम्पल के बाद एक थियरी है छोटी सी, रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हमें ऑलमोस्ट 3-4 एग्जाम्पल्स देखने हैं जो कि मोस्ट टाइम पे है। अब फॉर्मेट थोड़ा सा बदल जाता है बच्चों, यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिमांड लॉ जो है हमें दिया जाता है, खास याद रखना पड़ेगा। अब तक आगे वाले जो हिस्से होते थे उसमें हम लिखते थे P इन टर्म्स ऑफ X, यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन है, उन्होंने प्राइस दिया हमें 4 पे, ठीक है। अब टेक्निकली होगा क्या, हमारी फॉर्मूला क्या होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो वो मैं आपको याद करा देता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू माइनस P अपॉन X dx बाई डी। अब तक क्या था, हम डेरिवेटिव करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, अब परिवर्तन क्या हो गया है, नीचे है P यानी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू P, यानी डिमांड लॉ जो है
खास स्पेशल याद रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में लेफ्ट में x होना चाहिए, राइट साइड में p होना चाहिए। एंड एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे हम d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स का करते थे 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, वैसे ही अब होगा d बाई डी पी, खाली वेरिएबल बदल गया है, स्क्वायर रूट p का हम करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट p। ये खास याद रखना है। p यानी प्राइस हमें नंबर में मिलेगी, x यानी डिमांड जो है वो भी नंबर में ही मिलेगी। dx बाई डी वैसे यहाँ पे उन्हें मेंशन करना चाहिए था एट प्राइस p, मगर वो बुक के अंदर मेंशन नहीं किया है। हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है। एप्सिलॉन इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ठीक है, एप्सिलॉन हो या ईटा हो, दोनों ही रियल नंबर होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो या डिमांड हो, ठीक है। तो सबसे पहले p हमारे पास है, इसके अंदर मैं रख दूंगा, मुझे x मिल जाएगा। यानी सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पुट p इज इक्वल टू 4, तो हमारा x हमें मिलेगा। सो प्राइस 4 दी गई है हमें और पूछा गया है प्राइस 48 नंबर का सम है, उसके अंदर हमें दी गई है प्राइस इज 64, ठीक है, वो ऊपर वाली प्राइस आ गई थी, यस। तो 16 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी 8, तो x होगा 8, और x हमें पता है होते हैं यूनिट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। तो x मिलेगा, अगर आपको फंक्शन उल्टा पुल्टा भी देते हैं p इन टर्म्स ऑफ x, तो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें अब करना होता है डेरिवेटिव, यानी x इज इक्वल टू 16 माइनस स्क्वायर रूट p। फॉर्मेट वही है, ऑपरेटर d बाई डी पी अप्लाई करना है, यानी dx बाई डी पी होगा, यहाँ पे d बाई डी पी ऑफ 16, एंड ये मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, d बाई डी पी ऑफ स्क्वायर रूट p। ऑपरेटर लिख के इसलिए समझा है क्योंकि वेरिएबल अब यहाँ पे x की जगह पे p दिया गया है बच्चों, खास ध्यान रखना है। और वेरिएबल कोई भी हो अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0। अगर यहाँ पे p होता तो p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p हम 1 करते, p स्क्वायर होता तो 2p करते, जैसा x में है वैसा ही होगा p में, ठीक है। स्क्वायर रूट p का होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ p, यानी अल्टीमेटली कहे तो dx बाई डी हमारा जो डेरिवेटिव है बच्चों वो रेडी हो चुका है अब। सो इट इज माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ p, ठीक है, माइनस साइन रहती है यहाँ पे। अब ये वैल्यू के लिए हमें p की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा इवेल्युएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ आई मीन, तो काम हमारा और बेटर तरह से होगा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्या वाले हैं, सिंपली हम रख देंगे पुट p इज इक्वल टू 64, यानी आपको याद रखना है डेरिवेटिव की जगह पे आपको वहाँ पे p की जगह वैल्यू रखनी है, यानी dx बाई डी पी एट प्राइस, जो हम प्रॉफिट वाले में करते थे वैसा स्टेप यहाँ पे है। सो माइनस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ p की जगह पे आप क्या रखोगे 64, सो इट इज़ माइनस 1/2 इंटू 8, यानी माइनस 1/16। तो अब जो हमें तीन हिस्से चाहिए थे वो तीनों रेडी हो चुके हैं बच्चों, तीनों की तीनों वैल्यू हमारी आंखों के सामने अब है तैयार, ठीक है। एंड अब हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बस यही हिस्सा याद रखना है, थोड़ा सा पार्ट डेरिवेटिव में बदल रहा है यहाँ पे। सो ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एक्स, ये पूंछ थोड़ी लंबी रखनी है, डी एक्स बाई डी पी। सो प्राइस जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, p यानी 64, x यूनिट्स होते हैं तो वो भी नेगेटिव नहीं होता, x हमें क्या मिला 8, डेरिवेटिव यहाँ पे आगे साइन माइनस है, तो हर बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डेरिवेटिव अगर आउटपुट नेगेटिव ही होगा तो ही हमारा आंसर पॉजिटिव होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उस वजह से ये खास आपको याद रखना है, आंसर यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में या सप्लाई में कहीं पे भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब हम यूज़ करेंगे हमारा कैलकुलेटर सिंपली, तो इट इज़ 0.5, ठीक है, पूछा हो या ना पूछा हो यहीं पे मेंशन कर देंगे, लेस देन 1, देयरफॉर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ऐसा हम कहेंगे। डिमांड हो तो डिमांड, सप्लाई हो तो सप्लाई, ठीक है। तो ये हिस्सा है हमारा पहला सम हुआ जिसके अंदर ये रूट वाला पार्ट आया है। वैसा ही एक और सम भी हमारे पास है, बहुत ही सॉलिड एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, ज़्यादातर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले सम्स एग्जाम में देखे गए हैं, ठीक है। तो 48 के बाद सीधा हम जाने वाले हैं 49 नंबर में। पहले हम 3 सॉलिड सम देखने वाले हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, ठीक है। फिर सप्लाई वाले 1-2 सम करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एग्जाम्पल्स से ऑलमोस्ट
क्लियर हो जाता है। तो सप्लाई में तो खाली फॉर्मूला बदलेगी, थोड़ी साइन बदलेगी, खाली प्लस हो गया माइनस का, ये रूट वाला याद रखना है। अब देखते हैं सम नंबर 49 में क्या दिया है हमें। 48 को भी आप टिक करना IMP, 49 को भी IMP टिक करना। डिमांड लॉ जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ पे उन्होंने दिया है P इन टर्म्स ऑफ X, ठीक है। एंड क्वेश्चन में खास याद रखना है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड इज 36। डिमांड का मीनिंग होता है X, ठीक है। तो उन्होंने ये X हमें यहाँ पे दिया है। सबसे पहले तो P के ऊपर से X ढूंढो, X के ऊपर से P ढूंढो, यानी हम रख देंगे पुट X इज इक्वल टू 36, तो P सीधा मिल जाएगा हमें 50 माइनस 6 यानी 44। फंक्शन आप देख सकते हो, हमारा फंक्शन जो है हमें डेरिवेटिव करना होता है x का विथ रिस्पेक्ट टू p। तो यहाँ पे फंक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, इस वजह से ये सॉलिड एग्जांपल है। x को लेफ्ट में लाना है हमें, सो स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 50 माइनस p। स्क्वायर रूट नहीं चलेगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वायर करेंगे तभी हमें x मिलेगा। यानी आगे जैसे रेवेन्यू फंक्शन में p इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए था, वैसे अब यहाँ पे उल्टा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड में खास फिक्स करना है, लेफ्ट में x होना चाहिए, राइट में p। सो दिस इज 2500 माइनस 100p प्लस p स्क्वायर। तो अब जो ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन हमारा रेडी हो गया, डिमांड फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ p यानी प्राइस, ठीक है। यानी अब जो हम रेगुलर प्रोसेस करते थे वही हमें करनी है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी dx बाई डी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 100। अब मैं सीधा ही करूंगा, p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p जैसे x का विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता था, एंड p स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2p, यानी dx बाई डी जो है वो हमें मिलेगा माइनस 100 प्लस 2p, ठीक है। माइनस आए तो ऐसे आप सर्कल ब्रैकेट कर देना तो गड़बड़ ना हो। कब कुछ सिंपल सा ही काम है, सिंपल है, p इज इक्वल टू 44 रखना है, x मत रखना, वैसे रख भी नहीं पाओगे। p इज इक्वल टू 44, सो dx बाई डी at price minus 100 plus 2 into 44, so minus 100 plus 88। so डेरिवेटिव जैसे हम कह चुके हैं, डिमांड वाला सम हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला, तो ये हमेशा माइनस ही मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है, माइनस ही मिल रहा है। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सम करेंगे, डेरिवेटिव का आउटपुट नेगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। फाइनली अब हमें क्या करना है, तो फॉर्मूला यूज करनी है। तो दूसरा एग्जांपल थोड़ा सा वैरायटी वाला हमें मिला, बिकॉज ऑफ डिमांड लॉ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला याद रखनी है, ईटा माइनस पी अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी पी, ठीक है। पी जो ये पूछ है, हमारे एन बोलते हैं कुछ लोग, मगर ईटा बोला जाता है, अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा एप्सिलॉन, ये अलग अलग ग्रीक लेटर्स हैं। सो पी इज 44, एक्स जो है हमारे पास 36 है, एंड दिस इज माइनस 12। सो हमें हमारा ईटा कैलकुलेटर की हेल्प से मिल जाएगा। सो 44 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 36, दैट इज 14.166666 है, 67 लिखूंगा मैं, एंड इट इज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा मेंशन कर देंगे। देयरफॉर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। यानी थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में करो, लार्ज चेंज दिखता है आपको डिमांड के अंदर, ठीक है। तो पहले ये दो सम्स में हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, पहला तो रेडी था फंक्शन, दूसरे में अगर p इन टर्म्स ऑफ x दिया जाए तो कन्वर्ट करना है, ऐसे सम पूछे भी गए यूनिवर्सिटी में, ठीक है, p इन टर्म्स ऑफ x वाले। सो ऐसा एक सम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला है 54, मैं वो आपको घर पे दूंगा श्योरली। अब हमें एक सबसे सॉलिड एग्जाम्पल देखना है, आप समझ सकते हो छोटे छोटे एग्जाम्पल है ये, 4 मार्क्स के अंदर इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब एक तूफानी एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, क्यों, तो देखते हैं अब उसे, ठीक है। फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो सम नंबर अब जो मैं कह रहा हूं वो है 51 नंबर, ठीक है, जिसके अंदर हमें डिमांड फंक्शन तो रेडीमेड दिया है 16 माइनस 3 स्क्वायर रूट पी,
एंड यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, उन्होंने हमें x दिया हुआ है, ठीक है। x दिया है तो क्या होगा, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, x दिया हो या p दिया हो, वैल्यू हमें दूसरे वेरिएबल की मिल जाती है। अब इसके अंदर मैं सीधा इसे कन्वर्ट मत करना क्योंकि हमें x इन टर्म्स ऑफ p चाहिए, मैं खाली वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 16 माइनस 3 स्क्वायर रूट p। ये रूट p थोड़ा सा परेशान करेगा वैल्यू ढूंढते वक्त, एक्सचेंज ऑफर जगह की अदला बदली। सो 3 स्क्वायर रूट p लेफ्ट में जाएगा, 16 माइनस 6, सो ये होगा 10। 3 स्क्वायर रूट p इज 10, ठीक है, एंड देयरफॉर स्क्वायर रूट p इज इक्वल टू 10/3। अब चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो, 10/3 यानी डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर के अंदर 10/3 तो 3.3333 मिलेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ p इज 3.3333, 4 डिजिट में लिखना है, और p करेंगे हम नेचुरली स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो इट इज 11.1111, ठीक है। तो वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी हमें प्राइस की, या तो आप लिख सकते हो 10/3 रहने दो, ठीक है, और इसे आप कन्वर्ट करके लिखोगे तो 100/9 आएगा, एंड आंसर तो दोनों ही केसेस में सेम ही आने वाले। तो थोड़ा ये पॉइंट में प्राइस आता है 11.1111, मगर हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इंटीजर लेते नहीं हम यहाँ पे वैसे, तो एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा, ठीक है। और नहीं चाहिए पॉइंट्स तो 10/3 लिखो, 100/9 लिखो, ठीक है। अब करना क्या है, तो आप डेरिवेटिव करेंगे, तो जो हम आगे कर चुके हैं। सो dx/dp, 16 का 0 होगा, 3 स्क्वायर रूट का होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ p, तो अल्टीमेटली दिस इज -3/2 स्क्वायर रूट p। सो डेरिवेटिव आ चुका है। काम जो है कंपैरेटिवली बहुत इजी है, 4 मार्क्स का ही सम होता है। और अब हम रख देंगे पुट p इज इक्वल टू 11.1111, सो डेरिवेटिव एट प्राइस p। थोड़ा सा कष्ट होता है लिखते वक्त, मगर कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे आप ये स्क्वायर रूट ऑफ p का आंसर भी हमारे पास है 3.33, वो भी रख सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। सो 3 डिवाइडेड बाई 2, और जो आंसर है उसे डिवाइड करेंगे 3.3333 से, तो हमारा आंसर जो मिल रहा है वो हमें मिलेगा -0.45, ठीक है। dx/dp एट प्राइस p, 11 लिखते हो वैसे तो भी चलेगा, बट ड्यू टू द परफेक्शन हमें लिखना है कुछ इस तरह से, ठीक है, -0.45। एंड बस उसके बाद का काम तो आसान है। ये इकलौता सम वैसा है जिसमें प्राइस कुछ इस तरह से आता है, बाकी आपको कष्ट नहीं होगा, ठीक है। सो फाइनली अब हम जाते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले हिस्से में। तो ईटा यानी -p/x dx/dp, एंड जैसे कि हम कई बार कह चुके हैं ये डेरिवेटिव नेगेटिव ही मिलना चाहिए। सो माइनस दिस इज 11.1111, p x की वैल्यू 6 है, और ये जो हमें मिला -0.45, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो तो थोड़ा बेटर रहता है, मगर 4 डिजिट यूज़ करना, इंटू 0.45 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो वो होगा 0.8333, ठीक है। सो ईटा में हमारी वैल्यू मिल रही है हमें 0.83 लिखोगे, यहाँ पे लास्ट में तो चलेगा, देयरफॉर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी ज़्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता है हमें। जो भी प्रोडक्ट है उन्होंने बताया नहीं है कौन सी प्रोडक्ट है, मगर प्राइस में कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। अब आंसर बुक में देखते हो तो 5/6 लिखा है, अगर आपको चेक करना है तो यू कैन चेक, इट इज़ 0.8333, सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। इसके जैसा सेम एग्जाम्पल 52 नंबर का है, मगर उसमें कष्ट नहीं होगा क्योंकि उसमें आपको प्राइस जो है वो इंटीजर मिलेगी, तो वो सब मैं आपको करने का मौका ज़रूर दूंगा, ठीक है। अब जो है बाकी कितने सम बचे बच्चों, 52 मैं आपको घर पे देने वाला हूँ, 53 भी घर पे दूंगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाले कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमारे पास नहीं है, मगर जो सम है वो है 50 नंबर, 54 नंबर एंड 52 नंबर, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के पिटारे में भी पूछे गए होंगे कभी, तो वो एग्जाम्पल आपको एक आध मिलेंगे। ज़्यादातर डिमांड वाले एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सम नंबर 50, जिसमें अब आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाला हिस्सा। तो 50 नंबर का सम है वो सप्लाई फंक्शन है बच्चों, पढ़ना है आपको एग्जाम में भी खास।
कम पूछा गया उसका मीनिंग ये नहीं है कि सप्लाई वाले सम नहीं पूछे जाते, तो ऐसा हो ना जाए एग्जाम में पूछे और आप डिमांड समझ के सम कर लो, ठीक है। और यही सम जो है वो एग्जैक्टली सम नंबर 54 है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खाली कन्वर्ट करके पूछा है। 54 अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यही हो जाएगा, आंसर भी सेम है। उधर प्राइस दिया है, यहाँ पे बाद में डिमांड दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे रख देते हैं पुट P इज इक्वल टू 12, तो x मिलेगा। एकदम सिंपल सा है, कोई कष्ट है नहीं इसके अंदर। सो x आप देख सकते हो 32, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 54 यही है क्योंकि देखो 54 में x दिया गया है 32। डेरिवेटिव होगा, सम एकदम से प्यारा सा छोटा सा है। सो डेरिवेटिव करते हुए हमें फटाफट आंसर मिल जाएगा क्योंकि वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। dx बाय डी कांस्टेंट का होगा 0, 6 डेरिवेटिव ऑफ p यानी 1। सो वैसे हम कहते हैं तो फॉर्मेलिटी ही हो गई क्योंकि p रखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। सो पुट p इज इक्वल टू 12। सो इट इज़ ऑलरेडी अ कांस्टेंट नंबर और इसके अंदर सप्लाई में आपको हमेशा जो आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी फॉर्मूला क्या है सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की फॉर्मूला है एप्सिलॉन, दैट इज P अपॉन x dx बाय dp, ठीक है। तो प्राइस P 12 है, x इज 32 एंड dx बाय dp इज 6। सो आंसर आप लाते हो तो इट विल बी 2.25, कैलकुलेटर में चेक कर लेना, ठीक है। एंड इट इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है टॉपिक बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा है, मगर जितने सम्स बाकी रहते हैं बच्चों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसे कंप्लीट ज़रूर करना, ठीक है। और जो सम नंबर 53 है, होमवर्क की बात करूँ अभी यहाँ पे मैं, ऑब्जेक्टिव्स भी अभी हमें देखने हैं मगर ज़्यादा सम है नहीं ऑब्जेक्टिव में, ज़्यादातर थियरी बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। तो 51 आपको करना है, 52, 53 करना है, 54 तो यही सम है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, 52, 53। अब जो बच्चों इलस्ट्रेशन है रेडीमेड अंदर दिए गए हैं उसको खास ऑब्जर्व करना, ठीक है। यानी कि इलस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूं तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 to 23, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 25, 20 to 23 एंड 25, 22, 23 एंड 25, 3 इलस्ट्रेशन इसके खास करना है। कभी कभी डायरेक्ट सीधे इलस्ट्रेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 52, 53 दो सम करने हैं और इलस्ट्रेशन। अब एक आखिरी थियरी जो है वो हमें ऑब्जर्व करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पेज नंबर है 62, ठीक है, उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जो हमें रिलेशनशिप कभी कभी पूछी भी जा चुकी है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, 1-2 बार, ज़्यादा नहीं पूछी, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है ये। ईटा, AR एंड MR, 3 आपको नोटेशन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो वैसे ये पार्ट हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं, एवरेज रेवेन्यू AR कहा जाता है उसे, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट इट इज RX डिवाइडेड बाय X, जिसे हम कहते थे P इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, यानी P। जहाँ पे आपको P दिखे वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एवरेज रेवेन्यू यानी AR। उसके बाद दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का नोटेशन भी हमें पता है, मार्जिनल रेवेन्यू को हम कहते हैं MR, ठीक है, शॉर्ट में। और उसकी भी फॉर्मूला हमें पता है, दैट MR इज इक्वल टू, इट इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x dr बाय dx। एंड तीसरा तो अभी हम एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, यानी कि वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका नोटेशन हमने ऑब्जर्व किया है, ईटा इज इक्वल टू -P अपॉन एक्स एंड dx बाय dp, ठीक है। तो 3 ये फॉर्मूला है और सभी में कॉमन, वैसे तीसरे को छोड़ के देखो तो मार्जिनल रेवेन्यू है एंड एवरेज रेवेन्यू है। तो हम स्टार्टिंग जो करेंगे बच्चों वो करेंगे हम रेवेन्यू फंक्शन से, यानी रेवेन्यू फंक्शन की फॉर्मूला हमें पता है, थोड़ा सा डेरिवेटिव करना है। रेवेन्यू फंक्शन यानी होता है RX यानी P इंटू एक्स। अब याद रखना X तो हमारा वेरिएबल है बट P इज डिमांड फंक्शन, रेवेन्यू में प्राइस इन टर्म्स ऑफ डिमांड दिया जाता था। अब हमें करना क्या होगा, हमें MR को एंटर कराना है, मार्जिनल रेवेन्यू, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 3 नोटेशन समझाए पहले मैंने, ठीक है।
जहाँ पे डी आर बाई डी एक्स आए हुए मैं एम आर लिख सकूंगा, पी आएगा वहाँ पे मैं ए आर लिख सकूंगा और ईटा की एंट्री भी हमें करानी है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ मार्जिनल रेवेन्यू डी आर बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दोनों ही फंक्शन जो है वो x के हैं, खास ये याद आपको रखना है, ठीक है। p इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ x, p इज द फंक्शन ऑफ x। मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि हियर p इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। और जब दो फंक्शन वेरिएबल ऑफ x के होते हैं u इंटू वी वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन रूल हम यूज करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी ये d बाई डी एक्स ऑफ x यानी 1 हो जाएगा, x कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स ऑफ p, ठीक है। तो दिस इज p इंटू 1 प्लस x इंटू डी पी बाय डी एक्स। तो हिस्सा जो है वो हमारा होगा p प्लस x इंटू डी पी बाय डी एक्स। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ईटा की फॉर्मूला में x है, dp है, dx है, ठीक है। तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम फॉर्मूला जो हमारी ईटा की है उसके ऊपर से। तो यहाँ पे फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा होल्ड पे रख देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको ही यूज करेंगे, वी नो दैट, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे कि ईटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एक्स एंड डी एक्स बाई डी पी। हम यहाँ पे हमें चाहिए क्या, x इंटू डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हिस्सों को उठा के मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा, x नीचे से ऊपर आएगा, डी एक्स बाई डी पी पलट के यहाँ पे हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, ठीक है। और ईटा जो है वो राइट साइड पे जाएगा, जगह की अदला बदली, यानी वो बनेगा माइनस पी अपॉन ईटा, ठीक है। और इक्वेशन इसे हम नंबर 1 कह देते हैं। ये x डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू उधर रख देते हैं, सो लिखते हैं हम पुट इट इन 1। तो पार्ट रेडी हो जाएगा, डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस पी अपॉन ईटा, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट ओके है। क्या किया हमने, x इंटू डी पी बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड पे ले गए, ईटा नीचे गया, माइनस पी अपॉन ईटा रख दिया। अब इंटरमीडिएट स्टेप हमारा आ जाएगा, मैं p कॉमन निकाल देता हूँ, बचेगा क्या 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, ठीक है। और अब आप देख सकते हो 3 वेरिएबल हमें चाहिए, AR, MR एंड ईटा। AR है हमारे पास, MR है और ईटा है, जिसमें ईटा आ चुका है। एंड अभी हमने समझाया P की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एवरेज रेवेन्यू, DR बाई डी एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज रेवेन्यू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, ठीक है। थोड़े से कुछ स्टेप्स और करने पड़ेंगे। AR को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो दैट वुड बी MR अपॉन AR, वो बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। फॉर्मूला में आप देख सकते हो ईटा हमें लेफ्ट में चाहिए, तो अब मैं शिफ्टिंग करूँगा इन दोनों का। सो दिस इज 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस MR अपॉन AR, ठीक है। सिंपली LCM लेते हैं राइट साइड पे, तो 1 अपॉन ईटा होगा AR माइनस MR होल डिवाइडेड बाय AR। और आप यहाँ पे स्टेप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो हमें प्रूव करना है ईटा वाला हिस्सा एग्जैक्टली उसका रेसिप्रोकल है, व्यस्त है, दोनों साइड उसे रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ईटा विल बी एग्जैक्टली अवर रिजल्ट AR अपॉन AR माइनस। यहाँ पे ये जो हमारा हिस्सा है वो प्रूव हो जाता है। थियरी बहुत ही ध्यान से काम करना है, थोड़ा सा ये स्टार्टिंग के 3 नोटेशन समझाए मैंने बुक के अंदर। अगर आप देखते हो पेज नंबर 62, तो यहीं से सीधा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन उन्होंने अलग किया है। 7 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं इस थियरी को, खास ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट जो हम कहते हैं हमारा पूरा काम, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कहे तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हमें देखने हैं, जिसमें 3-4 ही देखने हैं, बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड है वो तो हमें सीधा समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लास्ट सेक्शन बचा है बच्चों, उसके अंदर आप पेज नंबर आ जाओ, लास्ट में एंडिंग में दिया गया है। पेज नंबर वेरी कर सकता है अलग अलग एडिशन के हिसाब से, 83, 84 कोई नंबर होगा। ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट पहले जो 14-15 ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों वो नॉर्मल ही है, ठीक है। जैसे कि डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, कंडीशंस पूछिए, डिमांड लॉ, सप्लाई लॉ, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वो सभी हम थियोरी में आगे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट देख चुके हैं, 14 तक का पार्ट हो चुका है। 15 नंबर खाली
मोनोपॉली, ठीक है, वो पार्ट हमने ऐड नहीं किया, छोटा सा हिस्सा है। मोनो यानी सिंगल, पॉली यानी सेलर। व्हेन वी हैव अ सिचुएशन ऑफ सिंगल सेलर इट इज नोन एज मोनोपॉली। और अगर आपको उसे ऑब्जर्व करना है बच्चों तो बुक के अंदर हमें वो हिस्सा दिया गया है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं तो टेंशन आपको रहेगा नहीं, ठीक है। एंडिंग पे दिया है आपको ये हिस्सा, पेज नंबर है 66 पे, ठीक है। तो वहाँ पे मीनिंग समझा दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वैसे मैंने बताया तो है ही। फिर 16 नंबर जो है 16 से 25 उसमें ज़्यादातर नॉर्मल है, 16 नंबर आप कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर पूछा है। 17 नंबर जो है वैसे वो भी आप कर ही सकते हो, मगर एक आध सम तो मैं करवाऊँगा ही, एक आध दो करने वाले हैं हमारे पास। उन्होंने पूछा है एफ डबल डैश, अब थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, 2 प्रिंट नहीं हुआ है, वो करेक्शन आप खास कर लेना। यानी सबसे पहले तो एफ डैश एक्स लॉग एक्स का होगा 1/x। अब सेकंड ऑर्डर करना है तो आपको x को ऊपर ले जाना पड़ेगा एंड फिर हम डबल डैश अप्लाई करेंगे, यानी -1 x रेज टू -1 यानी हम कह सकते हैं इट इज़ -1 x रेज टू -2। सो अगर इतना पूछा हो तो आपका आंसर होगा -1/x², मगर उन्होंने प्रिंट नहीं किया है, बट आंसर में उन्होंने 2 वाला पार्ट दिया है, तो एफ डबल डैश एट 2 तो -1/2² होगा। सो फाइनली अगर कहते हैं बच्चों हम आंसर प्रॉपरली कहें तो एग्जैक्ट, सो इट शुड बी -1/4, जो कि आप बुक के अंदर आंसर को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि 17 नंबर तो हो गया, 18 में क्या बोला है, एफ डैश एक्स दिया है, व्हाट आर द स्टेशनरी वैल्यूज़। अब डेरिवेटिव दिया है और उसके साथ फैक्टर्स भी दिए हैं, ठीक है, यानी अगर फैक्टर्स नहीं दिए होते तो आपको ये काम करना पड़ता, सीधा कंपेयर करना है। 4x + 3 इज 0, तो x की वैल्यू होगी -3/5 एंड दूसरा पार्ट 5x - 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी 7/5। तो एकदम ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ईजी पूछा है वहाँ पे, तो वो 18 नंबर आप कर पाओगे। 19 नंबर में ज़रूर करवाऊँगा। उन्होंने कुछ बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल। उन्होंने बोला है ये कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और कॉस्ट फंक्शन क्या है, तो कॉस्ट फंक्शन इज 3x² + 4x + 48। तो मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, dc/dx। यस, सो मार्जिनल कॉस्ट यानी dc/dx। 3 कांस्टेंट x² का होगा 2x, 4 कांस्टेंट x का 1, 48 का डेरिवेटिव 0, यानी हमारा मार्जिनल कॉस्ट वाला फंक्शन होगा 6x + 4। ऐसे छोटे छोटे मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट वाले 3-4 इलस्ट्रेशन भी अंदर दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। दूसरा हिस्सा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट का नोटेशन होता है AR यानी CX/X। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कॉस्ट फंक्शन है 3x² + 4x + 48 डिवाइडेड बाय x, तो ये होगा एवरेज कॉस्ट AC। सॉरी मैंने AR लिखा था। तो एवरेज कॉस्ट का जो फंक्शन है हमारा बच्चों वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ से मैं बॉक्स को हटा देता हूँ, ठीक है। और कंडीशन जो है वो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, उसका यूज हमें करना है, ठीक है। तो हियर एवरेज कॉस्ट सॉरी मार्जिनल कॉस्ट कोई भी फॉर्मेट में लिखो, इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट दिया है उन्होंने, ठीक है। इस साइड लिखते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ेगी इधर तो गड़बड़ होगी, यहाँ पे आ जाते हैं। सो हियर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल। तो मार्जिनल कॉस्ट यानी 6x + 4 इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट यानी 3x² + 4x + 48 अपॉन x को उठा के इस तरफ ले जाते हैं, 6x + 4 × x, राइट साइड पे रहेगा 3x² + 4x + 48। एक्सपांशन दे देते हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं वही हिस्सा। सभी को उठा के लेफ्ट में ले जाएंगे। हमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है। सो 4x - 3x² - 4x - 48 सब लेफ्ट में आए तो राइट में रहेगा 0, ठीक है। सो देयरफॉर 6x² - 3x² यानी ओनली 3x², 4x कैंसल 0 हो गया, 3 निकलेगा, बचा क्या x² - 48 में से 3 निकल गया यानी 16 इज इक्वल टू 0।
यानी x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंडीशन जो थी उसका इस्तेमाल करके अब हमें x मिलने वाला है हमारा। कंप्लीट कर लेते हैं हमारे x की वैल्यू को। तो देयरफॉर x² इज इक्वल टू 16 एंड एज वी नो दैट ये प्रोडक्ट्स है और माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी 4। तो x का आंसर हमें मिल चुका है, x इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या होंगे इक्वल। तो ये 19 नंबर का सम था, छोटा सा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव। अब जो ऑब्जेक्टिव्स बचे उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 20 नंबर में अब क्वेश्चन जो दिया जाता है बच्चों, कोई भी जगह पे कभी भी आपको ये पूछे ये एग्जाम्पल में कि वेदर इट इज़ डिमांड फंक्शन और प्राइस फंक्शन, ठीक है, तो देख के पता नहीं चलेगा। डिमांड लॉ हमें पता है, प्राइस जो है एंड डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप में हो, यानी अगर प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो, ठीक है, प्राइस घटा और डिमांड बढ़े तो वो फंक्शन डिमांड फंक्शन बन जाएगा। एंड अगर प्राइस बढ़ाने से भी डिमांड बढ़ रही है, आई मीन एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस घटाने से एक्स की वैल्यू घट रही है, तो वो डिमांड नहीं होगा, सप्लाई फंक्शन होगा। तो करेंगे क्या, अब मैं नेचुरली यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखूंगा, पी रखो एक्स रखो चलेगा। एक्स में 2 वैल्यू रखूंगा, एक बार एक्स की जगह पे 5 रखूंगा और 10, क्योंकि ऊपर 10 है। ठीक है, आंसर तो हमें सीधा ही लिखना है, प्रूफ नहीं देनी होती, मगर यहाँ पे हम समझेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू पहले 5 एंड पुट एक्स इज इक्वल टू 10। और ये लॉजिक जो है वो बहुत हेल्प करता है, रखने के बाद ही पता चलेगा। 300 माइनस 10/5 यानी 300 माइनस 2 यानी 298। ठीक है, यानी अगर x 5 है तो p उसकी 298 वैल्यू है। अब मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर इन्वर्स रिलेशनशिप हुई यानी 298 x पे 5 पे ये है, चेक कर लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। 300 माइनस 10/10 यानी 300 माइनस 1 यानी 299। यानी अब आप देख सकते हो x 10 है तो प्राइस क्या हुई 299। आप देख सकते हो x बढ़ा 5 से 10 तो प्राइस भी बढ़ी 5 से 10, आई मीन 298 से 299। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रिलेशनशिप है आप देख सकते हो, वो रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, x का बढ़ना और प्राइस का बढ़ना है। अगर आपको x पसंद नहीं है तो प्राइस सोचो, p 298 पे x ये है 5 और मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ 299 तो x 10 हुआ। यानी रिलेशनशिप में जो चेंजेस है वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। रिलेशनशिप में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट इज अ सप्लाई फंक्शन। उन्होंने क्या पूछा था, ओके इज अ डिमांड फंक्शन, तो आपको लिखना चाहिए नो इट इज। ठीक है, आंसर जो है क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। समझाया तो मैंने है ही आपको, ये सप्लाई फंक्शन है, वो ब्रैकेट में मेंशन करूंगा, मगर पूछा उस तरह से लगना है। नो नो इट इज नॉट डिमांड फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, इट इज सप्लाई फंक्शन। यानी आपको ऑब्जर्व करना है चेंजेस सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों के, एक्स को बढ़ाया जाए प्राइस बढ़े। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे 5 से 10 किया एक्स, पी भी बढ़ गया तो ये नेचुरली हो जाएगा सप्लाई फंक्शन। वैसा ही 22 नंबर है, उसमें खाली साइन का फर्क है। वहाँ पे आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो वाई की वैल्यू पी जो वैल्यू है वो घटेगी, तो वो डिमांड फंक्शन होगा। उल्टा पूछा है वहाँ पे सप्लाई फंक्शन। ठीक है, और 21 नंबर में बोला है कैन इट बी सेड दैट डिमांड फंक्शन एंड एवरेज रेवेन्यू आर ऑलवेज सेम। तो हम कह सकते हैं यस, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पी, क्योंकि वो होता है RX/X और ये हम आगे दिखा ही चुके हैं। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू एंड पी यानी प्राइस भी कह सकते हैं और डिमांड फंक्शन भी कह सकते हैं। देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड फंक्शन आर ऑलवेज सेम। 3 इंटरप्रिटेशन पूछे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो तो उसे कहा जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। स्मॉल प्रोपोर्शन अगर जो चेंज करते हो आप यूनिट के अंदर तो नेचुरली ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, इनइलास्टिक है। ग्रेटर देन 1 हो तो आप कह सकते हो स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कैन इफेक्ट इन लार्ज प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स डिमांड या सप्लाई।
इक्वल है तो हम कह सकते हैं जो इक्वल चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा सप्लाई एंड प्राइस में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है 25 ऑब्जेक्टिव्स है, ज़्यादातर जो आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों वो थियरी बेस्ड है। इसमें ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन वाले पूछ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्टेशनरी वैल्यू या जो हमने यहाँ पे गिने हैं वैसे, ठीक है। तो आगे मैं कह ही चुका हूँ आपको होमवर्क में कौन से सम करने, फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। वैसे बहुत सारे सम्स हैं बट मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था, होमवर्क में 52 दिया, 53 दिया, इलुस्ट्रेशन में हमने दिया 22, 23, ठीक है। क्योंकि फिर क्या आप भूल जाते हो, आगे चला गया तो एंडिंग में होमवर्क होता है 22, 23 एंड 25, ठीक है। 3 इलुस्ट्रेशन और 2 एग्जाम्पल, आगे का जो काम है सब रेडी करो। तो कंप्लीशन हो रहा है हमारा पूरा, रेडी करो, टेस्ट सीरीज के लिए रेडी हो जाना है। अब यहाँ तक का काम रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.